आपका अपने यूट्यूब चैनल तुल्य अकादमी और आपके मोबाइल ऐप तुल्य अकादमी बाय डॉक्टर सुलभ विसला पर। शायद आप अच्छी क्लासें पढ़ रहे हैं और इस बेहतरीन क्लासों के सिलसिले में एक और क्लास है जिसमें दमदारी होगी और निसंदेह आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होने वाला है। छायावाद एक भाग हम पढ़ चुके हैं, दूसरे भाग पर आ चुके हैं। छायावाद की वैसे में जो ये रोमांटिसिज्म की आप बात करते हैं, जिसे आप स्वच्छंदतावाद कहते हैं, ये लिया कहाँ गया? कहाँ से लिया गया? एक्चुअली ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आप लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने। तो वहां से रोमांटिसिज्म को लिया गया, वहां से स्वच्छंदतावाद को लिया गया, जो कि इन्होंने परंपराओं और रूढ़ियों को नष्ट करने वाला वो और पहले ही उसका विरोध करने वाले ये पहले इंसान थे। कौन? जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, राजा राम मोहन राय। इन्होंने सबसे पहले विरोध किया था सभी परंपराओं को, रूढ़ियों को और गलत मान्यताओं का विरोध किया था और स्वच्छंद रहकर जीवन यापन करने के लिए इन्होंने सबसे पहले प्रेरित किया था आम जनता को, आम लोगों को। अच्छा, दरअसल इसका प्रभाव जो ब्रह्म समाज का, चूंकि बंगाल पे था, राजा राम मोहन राय वहीं से थे और कलकत्ता में उनका खूब परचम लहराया था और कलकत्तावासी खूब प्रभावित थे और उनके साहित्य में इसका प्रभाव पड़ना भी लाजमी था। लेकिन एक घटना सन 1913 में घटी जहां पर रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना को एक ऑस्कर अवार्ड मिल गया साहित्य का। दूसरे अछूते हिंदी साहित्य के लोग नहीं रहे, बल्कि अवार्ड मिलने के बाद बंगला साहित्य की तरफ सभी भाषा के कवियों के और आलोचकों के और कह लीजिए कि विद्वानों की निगाह वहां बंगला भाषा पर पहुंची, क्योंकि बंगला में ऑस्कर अवार्ड मिला था। यह भारतीयों के लिए पहला और गौरव का कार्य कहा जा सकता है। तो भारतीय या हिंदी साहित्य के जितने भी लोग थे, अचानक से एक बाढ़ सी आ गई अनुदित रचनाओं की। और सरस्वती पत्रिका, चूंकि उस समय तत्कालीन समय में सन 1913 वगैरह में अपने चरम पे थी, और सरस्वती पत्रिका हिंदी साहित्य की एक जानी मानी पहचानी और ये कह लीजिए हिंदी के विकास में इकलौती कार्य करने वाली और समर्थ, हिंदी को समर्थ प्रदान करने वाली एक अकेली ये पत्रिका थी। और क्या पत्रिका क्या कहना, ये स्वयं एक साहित्य थी, एक ऐसा व्यक्तित्व था पत्रिका का। यहीं से अनुदित रचनाओं का, बंगाल के अनुदित, जो बंगाल की रचनाएं थी उनका अनुदित प्रकाशन, अनुवाद होने लगा और सरस्वती पत्रिका प्रकाशित करने लगी। और वहां से जो भाव था रोमांटिसिज्म का, स्वच्छंदतावाद का, वो धीरे धीरे हिंदी में आने लगा। तो जाहिर सी बात है, छायावाद के बारे में हमने विद्वानों का अध्ययन कर लिया कि विद्वानों ने क्या क्या कहा है और विद्वानों की क्या क्या मान्यताएं हैं, है ना। चाहे वो महादेवी वर्मा हो, जयशंकर प्रसाद हो, आपके राम नंदलाल वाजपेयी जी हो, या फिर हो आपके राम कुमार वर्मा जी, सभी ने छायावाद के संदर्भ में कुछ न कुछ कहा और यहां तक कि पंत ने छायावाद को पूरी तरह से परिभाषित करने का कार्य किया। इन सभी बातों के बाद अब बढ़ते हैं थोड़ा सा जो परीक्षा उपयोगी तथ्य है उसकी तरफ। परीक्षा उपयोगी तथ्य का मतलब यह होता है कि आपकी परीक्षा में जो पूछा जा सकता है, चाहे वो किसी भी परीक्षा की बात हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी राज्य की कोई परीक्षा, उपयोगी प्रश्न कहां से बनाए जा सकते हैं और आपका सामना कैसे हो सकता है उन प्रश्नों का, जरूर देखें। चलिए, आप यहां हेडिंग डालेंगे, छायावाद के अन्य तथ्य। क्या होगा? छायावाद के अन्य तथ्य, यानी छायावाद का जो अन्य तथ्य है उसे जानना जरूरी है। तो देखें, तो आइए देखते हैं कि छायावाद के भाव रोमांटिक या ब्रह्म समाज से ग्रहण किए गए हैं। कैसे किए गए हैं? ब्रह्म समाज से, यानी रोमांटिसिज्म से या रोमांटिक से ग्रहण किए गए हैं। ये तो यहां पर हो गया। आगे देखें, छायावाद का नेतृत्व करने वाले कवि इसी ब्रह्म संप्रदाय के रोमांटिसिज्म अर्थात इसे हिंदी में क्या कहते हैं? स्वच्छंदतावाद। रोमांटिसिज्म या स्वच्छंदतावाद को मानने वाले हुए। यानी इसका तात्पर्य यह हुआ कि राजा राम मोहन राय ने जो अथक प्रयास किया था, जैसे आप जानते हैं कि सती प्रथा का अंत करवाया था इस व्यक्ति ने, और दासी प्रथा का भी इस व्यक्ति ने अंत करवाया था, विधवा विवाह के लिए भी इन्होंने पुनः से एक नया आंदोलन चलाने का कार्य किया था। तो कहने का तात्पर्य, जो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने की थी, तो उसका प्रभाव कलकत्ता के साहित्य पे खूब पड़ा। अब सवाल यह है कि कलकत्ता के साहित्य पर कैसे, क्योंकि राजा राम मोहन राय कलकत्ता से निवास रखने वाले थे, निवास स्थान उनका था, उनके द्वारा बनाए गए सिद्धांत का प्रभाव सबसे पहले कहां पड़ता? जाहिर सी बात है कि पड़ता कहां पे? ब्रह्म समाज का प्रभाव सीधा कलकत्ता पे पड़ता। तो कलकत्ता के साहित्य पर स्वच्छंदतावाद का या रोमांटिसिज्म का प्रभाव सबसे पहले पड़ा। यही कारण है कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्वच्छंदतावाद का प्रभाव सबसे पहले किस पर पड़ा, तो जाहिर सी बात है कलकत्ता के, यानी बंगाल के साहित्य पर पड़ा। ध्यान रखें, एक घटना घटती है 1913 ईस्वी में, ध्यान दें। क्या? जब ये मानने वाले बहुत मिल जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि एक घटना घटी थी, उस घटना को देखें। सरस्वती पत्रिका में कई बंगाली कवियों की अनुदित कविताएं
प्रकाशित हुई थी। इसका मूल कारण 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान देना, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करना था। इसका मूल कारण क्या था कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में एक साहित्य का अवार्ड मिला, ऑस्कर अवार्ड जिसे कहते हो आप लोग, ऑस्कर अवार्ड, या ऑस्कर छोड़ दें, ऑस्कर नहीं, नोबेल अवार्ड आप कह सकते हैं, नोबेल, ऑस्कर नहीं, नोबेल अवार्ड प्राप्त हुआ। और इसका प्रभाव ऐसे हमें दिखाई देता है कि जब यहां नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ तो जाहिर सी बात है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद एक आकर्षण तो इस साहित्य के प्रति होना चाहिए था। तत्कालीन हिंदी के कवियों ने भी अपने आप को नहीं रोका और अनुदित रचनाएं करना प्रारंभ कर दिए। मित्रों, इस छायावाद का तत्कालीन आलोचकों ने खूब मजाक उड़ाया, जबकि पंत जी ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जबकि पंत के पल्लव में इस आलोचना के प्रत्यालोचन का प्रबल आवेश देखा जा सकता है, या प्रबल आवेश है। यानी इन्होंने अपने उस समय जो छायावाद का मजाक उड़ा रहे थे उन लोगों का इन्होंने खूब बेहतरीन ढंग से तर्कों के साथ, साक्ष्यों के साथ, तत्वों के साथ बहुत ही बेहतर उत्तर दिया और छायावाद को स्थापित करने का कार्य किया। जब इन्होंने ये जवाब दिया तो इनकी जो भूमिका है, डॉक्टर दीनानाथ सरणे ने पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनोफेस्टो या इसी का अर्थ क्या होता है, घोषणा पत्र, क्या जी हां, घोषणा पत्र कहा। यानी पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र किसने कहा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा गया है। दीनानाथ सरणे ने कहा था, क्यों कहा था, क्योंकि पंत ने छायावाद के विरोध में रहने वाले लोगों का उचित और समुचित उत्तर देने का कार्य किया था और छायावाद को स्थापित किया था, जिसमें रस, छंद, काव्य और काव्य लिखने की शैली, तमाम चीजों का इन्होंने उल्लेख किया हुआ है। यही कारण था कि इनके पल्लव से निराला जी परेशान हो गए, उनको आखिरकार लिखना पड़ा पंत और पल्लव नामक एक आलोचनात्मक ग्रंथ को निराला जी ने लिखा, और इसलिए लिखा था क्योंकि पंत ने छायावाद को स्थापित करने का कार्य किया। और जहां पर उन्होंने पंत और पल्लव लिख के कहा कि मैं छायावाद का जन्मदाता हूं, क्योंकि उन्होंने सिद्ध करने का कार्य किया छायावाद भी कोई वाद है। पंत ने जैसे ही स्थापित किया तो निराला जी ने पंत और पल्लव नामक भूमिका रचना को लेकर खुद को बता दिया कि मैं छायावाद या नई कविता का जन्मदाता हूं। इस बात को जैसे ही पंत को पता चला, पंत ने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं छायावाद का जन्मदाता तो नहीं, शरीर हूं, मैं छायावाद का जन्मदाता नहीं बल्कि शरीर हूं। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, मैं इसको भी आपको जिक्र करूंगा और इसको भी लिखाता हूं और लिखते चलिएगा। तो यहां तक हो चुका है, हमें आशा है कि आपको ये बेहतर समझ में आ गया होगा। अब आपसे देखिए, यहां से प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं कि छायावाद में रहस्यवाद के अतिरिक्त कौन सा बात दिखाई देता है, तो आप बता सकते हैं कि स्वच्छंदतावाद दिखाई देता है। कौन सा? स्वच्छंदतावाद। ऐसा नहीं कि कभी केवल रहस्यात्मक ग्रंथ लिख रहा था, बल्कि स्वच्छंद होकर के मन की ऐसी भावधारा को भी लिख रहा था जो उसकी खुद निजी संपत्ति हो। स्वच्छंद होकर के वो कुछ भी लिख रहा था, किसी आश्रितदाता का दबाव नहीं था, किसी एक विशेष तत्व के प्रति आकर्षण नहीं था, मस्त होकर लिखता था। प्रकृति पे मन कहा तो लिख डाला, नारी पे मन कहा तो लिख डाला, भाव जैसे जगह लिख डाला, तो स्वच्छंदतावादी कवि कुछ ऐसे थे। चलिए थोड़ा सा देखते हैं आगे। मित्रों, छायावाद की पूर्व माखनलाल चतुर्वेदी ने, ध्यान रखिएगा, छायावाद के पूर्व माखनलाल चतुर्वेदी ने एक भारतीय आत्मा के नाम से, या एक भारतीय आत्मा शीर्षक से एक कविता 1911 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में छायावादी भावों को व्यक्त करने वाली को छपवाया। यानी छायावादी भावों को व्यक्त करने वाली कविता इनकी कौन सी थी? जाहिर सी बात है, एक भारतीय आत्मा, इसीलिए इनको उपाधि दे दी गई एक भारतीय आत्मा का, क्योंकि एक भारतीय की आत्मा में भारत के आजादी के पहले क्या क्या प्रश्न उठते थे
और क्या क्या वो चाहता था, वो क्या कैसा भारत चाहता है, उसकी चाह क्या है, इस चीज को इन्होंने खूबी लिखा था। इसीलिए इनको एक भारतीय आत्मा की भी उपाधि दी गई और कहा जाता है हिंदी साहित्य में किसी एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो इनको इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि 1911 में इन्होंने इस पत्रिका, इस सरस्वती पत्रिका में इस रचना को लिखा था। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कुछ और देख लिया जाए। अभी मैंने जिक्र किया था कि निराला जी का, निराला जी ने स्वयं को नई कविता, सवाल उठता है और जाहिर वाजिब है, कुछ लोग दिमाग में भी नई कविता को निराला जी क्यों कहेंगे? तो ये नई कविता निराला जी के जीवन में जो कविता रही होगी उनको नई कविता कहेंगे, जैसे हमारे जीवन में जो कविता चल रही है इसे नई कविता कहेंगे। और जो छायावाद के समय, पहले तो छायावाद नाम तो था नहीं, इसको लेकर के विवाद था ही, तो इसके पहले क्या रहा होगा? जी हाँ, नई कविता, क्योंकि ये लोग जिंदा थे और लिख रहे थे, तो जो कुछ भी लिख रहे थे वो तो बिल्कुल नया था। तो इन्होंने अपनी रचनाओं के लिए, अपने लेखन कार्य के लिए, अपने समय को ध्यान में रखते हुए छायावाद को ही क्या कहा था? नई कविता कहा था। आगे चल करके ये जो पुरानी हुई 10-20 साल, तो इसी नई कविता को छायावाद के नाम से जाना जाने लगा। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य छायावाद को ही निराला जी नई कविता के नाम से संबोधित कर रहे हैं। निराला जी स्वयं को नई कविता, ध्यान दीजिएगा, नई कविता अर्थात यहां हेडिंग आप पोस्टर में लिख लेंगे कि छायावाद। क्या लिख लेंगे? छायावाद। स्वयं को छायावाद का जन्मदाता माना है। कहने का तात्पर्य यही है कि छायावाद को का जन्मदाता स्वयं को किसने कहा? निराला जी ने। तो पंत की प्रक्रिया तो आनी चाहिए थी। तो पंत ने खुद को, यानी स्वयं को, खुद को छायावाद का शरीर माना है और बताया है कि मैं जन्मदाता तो नहीं हूं, लेकिन छायावाद का शरीर जरूर, छायावाद का एक अंग अवश्य हूं। यह बात किसने कहा था? पंत जी ने, है ना। तो जिसे नई कविता इन्होंने कहा था, अगर एक दूसरा शब्द भी कहा जाए तो उसे आप कह सकते हैं आधुनिक नई कविता। जब ये लोग मौजूद थे तो इनके जीवन में आधुनिक नई कविता छायावाद थी। आधुनिक नई कविता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। आधुनिक नई कविता में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छायावादी कवियों को कालिदास से होड़ लगाने वाले कवि कहकर उपहास किया है, मजाक उड़ाया कि तो सब कालिदास से होड़ लगाने वाले लोग हैं, इनकी क्या, ये तो बहुत बड़े कवि होने जा रहे हैं। महावीर प्रसाद ने भी मजाक उड़ाया था। मित्रों, छायावाद का लगभग सभी लोग विरोध कर रहे थे। छायावाद का जो घोर समर्थक पत्र एक मिलता है, पत्र था जागरण। क्या था? जागरण नामक पत्र था। ये जो कि छायावाद के समर्थन में अपनी रचना प्रकाशित करता था, समर्थन में खड़ा था। जागरण रहा है, यानी जागरण नामक पत्र जो रहा है। छायावाद के समर्थक आलोचक श्रेष्ठवादी कोई और नहीं था, श्रेष्ठवादी आलोचक नंद दुलारी वाजपेयी थे। यानी आप लिख सकते हैं कि छायावाद के समर्थक या समर्थक आलोचकों में नंद दुलारी वाजपेयी का नाम आता है, इन्हें ही कहा जाता है। और इन्होंने, यानी नंद दुलारी वाजपेयी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देख लीजिएगा, वाजपेयी जी यानी नंद दुलारी वाजपेयी ने छायावाद को क्या कहा? अगर ये आपसे पूछा जाए तो इन्होंने कहा था कि छायावादी युग को इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था सांस्कृतिक, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, सांस्कृतिक नवजागरण का युग कहा है। सांस्कृतिक नवजागरण का युग, यानी पुनर्जागरण हुआ, जागरण सुधार काल हुआ, लेकिन भारत में संस्कृतियों का जागृत होना, सभ्यताओं का विकास दिखाई देना, यह हमें छायावाद से दिखाई देता है। ऐसा किसने कहा था? नंद दुलारी वाजपेयी ने। यहां तक बात स्पष्ट होगी। थोड़ा सा और कुछ तथ्यों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के लिए क्या कहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आप लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को चित्रात्मक भाषा शैली के लेखन का युग कहा है। चित्रात्मक भाषा लेखन की शैली का युग, बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्रात्मक भाषा के शैली के लेखन का युग, चित्रात्मक भाषा शैली के लेखन का युग छायावाद को किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अच्छा, ये बात चलो ठीक है, लेकिन हम आइए देख लेते हैं विद्वानों द्वारा छायावाद का दिया हुआ अर्थ। आप यहां लिख लें, विद्वानों का छायावाद के संदर्भ में दिया हुआ अर्थ। तो विद्वानों का छायावाद के संदर्भ में दिया हुआ अर्थ क्या है? तो सबसे पहले हम एक ही व्यक्ति को लेते हैं, तो ये विद्वान होते हैं। मुकुटधर
पांडे। तो मुकुटधर पांडे ने छायावाद को कहा था कि इसे रहस्यवाद कहा जा सकता है। तो छायावाद को रहस्यवाद की संज्ञा किसने प्रदान की? मुकुटधर पांडे ने। एक व्यक्ति और आता है कि छायावाद के संदर्भ में, जिसका नाम मिलता है सुशील कुमार जी। तो सुशील कुमार जी ने छायावाद को वास्तव में कहा था अस्पष्टतावाद, यानी जब कहीं कुछ अस्पष्ट ही ना हो उसी को रहस्यवाद या छायावाद कहा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद, ये द्विवेदी जी आ गए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि छायावाद को हम अन्योक्ति पद्धति, ध्यान देना, अन्योक्ति पद्धति का युग कह सकते हैं। और रामचंद्र शुक्ल की बात कर लें, ऊपर आप देख चुके हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि ये जो है चित्रात्मक भाषा शैली के लेखन का युग था। तो इन्होंने एक बात और भी कही थी, इसको जोड़ लीजिएगा, शैली वही बात है, वैचित्र्य और मधुचर्या का युग, और मधुचर्या का युग, इसमें जो साहित्य लेखन हो रहा था। अच्छा मित्रों, नंद दुलारे वाजपेयी, ध्यान देना, नंद दुलारे वाजपेयी जी की बात कर लेते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था यह आध्यात्मिक छाया का भान है, यानी ये जो का भाव है, छाया का भाव है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा था मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो नामवर सिंह ने क्या कहा था, यह भी देखना जरूरी है। नामवर सिंह ने कहा कि अनेक प्रवृत्तियों का पुंज, तो अनेक प्रवृत्तियों का पुंज छायावाद को किसने कहा? तो नामवर सिंह ने कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन तथ्यों को आपको पढ़ के बिल्कुल आत्मसात कर लेना है, और एक भी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, ये मेरा दावा है। और आप जब पढ़ रहे होंगे तो मन ही मन खूब मुस्कुरा रहे होंगे, और निसंदेह आप कह सकते हैं कि आपको आनंद भी आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो इन सारी चीजों को आत्मसात आपको करना है। हाँ, अगर एक प्रश्न पूछे तो उन्होंने कहा था ना, छायावाद को हमें दो अर्थों, किसने? शुक्ला जी ने, कि छायावाद को हमें दो अर्थों में समझना चाहिए, एक रहस्यवाद को और एक शैली वैचित्र्य यानी विशिष्टता, यानी ऐसी उक्ति जिसमें विशिष्टता हो, जिसमें चमत्कार हो। मधुचर्या का मतलब क्या होता है? मधुचर्या का होता है मीठा गायन। क्या होता है? मधुचर्या मतलब मीठा गायन। तो मीठा गायन तो कहा ही सबने, लेकिन बहुत बड़ी बात उसमें कही है, उक्तियों का जो वैचित्र्य था वो भी अलग है। तो इस चीज को इन्होंने कई बार कहा था, किसने? शुक्ला जी ने। चलिए बढ़ते हैं आगे, और हम एक देख लेते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छायावाद को शक्ति काव्य कहा है। मैंने इसको हाईलाइट किया था वहीं पर। छायावाद को क्या कहा? शक्ति काव्य कहा है। आप इसको नोट रखेंगे, क्या कहा है? शक्ति काव्य कहा है। अब छायावाद के प्रवर्तक कौन है? ये बड़ा मामला है। छायावाद शब्द का प्रवर्तक कौन था? तो मुकुटधर पांडे थे। लेकिन एक सवाल उठता है कि छायावाद को मतलब प्रवर्तक कौन माना जाए? छायावाद की शुरुआत किससे मानी जाए? इसमें भी विद्वान एक मत नहीं है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से लोगों को माना है। तो जरा समझते हैं कि किसको किसने क्या क्या माना है। तो आप इसको डाल सकते हैं हेडिंग में कि छायावाद के प्रवर्तक को लेकर विद्वानों के भिन्न मत। छायावाद के प्रवर्तकों को लेकर के विद्वानों में जो विभिन्न मत हैं उसमें देखिए, रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि दो लोग इसके प्रवर्तक हैं। एक तो इन्होंने मैथिली शरण गुप्त को भी समेट दिया। इन्होंने कहा कि मैथिली शरण गुप्त इसके प्रवर्तक हैं, और दूसरा इन्होंने शब्द के आधार पर मुकुटधर पांडे को इसका प्रवर्तक माना। जबकि छायावाद में सबसे प्रिय अगर पूछ लिया जाए कि रामचंद्र शुक्ल का सबसे प्रिय कवि कौन था, तो आप पंत बताएंगे। कौन बताएगा? पंत। ठीक है, पंत को ये बहुत पसंद करते थे। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के प्रवर्तक में सुमित्रानंदन पंत का नाम दिया है। सुमित्रानंदन पंत को कहा है कि छायावाद का प्रारंभ होता है। जबकि प्रभाकर माचवे ने कहा छायावाद की शुरुआत माखन लाल चतुर्वेदी से होती है। किससे होती है? माखन लाल चतुर्वेदी से होती है। जबकि इलाचंद जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना। अप्रत्यक्ष रूप से, ध्यान देना, अप्रत्यक्ष रूप से छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया है। किससे? रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद से ही स्वीकार किया है। तो यानी यह देख लीजिए कि सर्वमान्य क्या है, बाकी अलग अलग राय थी। सर्वमान्य में यह है कि छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी ने ही छायावाद का प्रवर्तन किया था। इसमें इफ बट बिल्कुल नहीं है, और इसको सोचना भी नहीं आपको। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब छायावाद के बहुत सारे कवि थे, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण छायावाद में चतुष्टय को माना गया। चतुष्टय कवियों को स्वीकार किया गया। अब चतुष्टय कौन कौन थे जरा समझेंगे। नंबर एक, आप समझ सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद थे, इनको प्रवर्तक भी माना जाता और हैं ही। दूसरा, ये क्रम से लिख रहा हूं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
उम्र के हिसाब से भी दूसरे नंबर पर आते हैं। तीसरे अगर देखा जाए तो सुमित्रा नंदन पंत का नाम आ जाता है, और चौथा महादेवी वर्मा। ये सब क्रम से भी है, महादेवी वर्मा। मित्रों, इन्हें त्रिदेव भी कहा गया है। क्या कहा गया है? त्रिदेव भी कहा गया है। इन्हें तीनों को बृहत्त्रयी भी कहा गया है। तो त्रिदेव में कौन कौन आते हैं? जयशंकर प्रसाद, ध्यान देना, प्रसाद जी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसाद जी को शंकर की उपाधि मिली थी, यानी ये शंकर जी नहीं, सॉरी, ब्रह्मा की उपाधि मिली थी। प्रसाद जी को क्या कहा गया था? ब्रह्मा कहा गया था। जबकि निराला जी को शंकर जी की उपाधि प्राप्त थी, और सुमित्रा नंदन पंत को यहां पर विष्णु की उपाधि प्राप्त थी। यानी ये तीनों को अलग अलग उपाधियां मिली थी। और छायावाद की बृहत्त्रयी में 3 आते भी हैं। एक प्रसाद जी आते हैं, दूसरा निराला जी आते हैं, और तीसरा पंत जी आते हैं। तो इन्हीं तीनों को वास्तव में बृहत्त्रयी में रखा गया है। कभी कभी आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि लघुत्रयी हमें बता दो, यानी छायावाद का लघुत्रयी कौन कौन सा है? तो छायावाद के लघुत्रयी में 3 लोग थे, और तीनों वर्मा महोदय थे। जैसे एक महादेवी वर्मा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेखिका रही हैं। राम कुमार वर्मा जी भी इसी में आते हैं, इसी समय उनका भी अवतरण हुआ था। तो राम कुमार वर्मा भी छायावाद को काफी प्रभावित किए हैं। और अंततः भगवती चरण वर्मा जी ने कहीं कहीं माखनलाल चतुर्वेदी को स्वीकार कर लेता था, बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं। तो ये 3 लघुत्रयी में आते हैं, और वो 3 बृहत्त्रयी में आते हैं। बात को समझिएगा। तो इन सारी चीजों का मूल्यांकन करने के बाद ये पता चलता है कि छायावाद में तो बहुत कवि रहे होंगे, लेकिन ये 4 ऐसे थे जो स्तंभ थे, जिनसे छायावाद को पूरी तरह से व्याख्या भी किया जा सकता है, छायावाद को पूरी तरह से समझा भी जा सकता है, और छायावाद का पूरा निचोड़ भी निकाला जा सकता है। तो मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को मोती के भीतर छाया जैसी तरलता नाम से संबोधित किया है। जबकि नंद दुलारे वाजपेयी ने रहस्यवाद को या की तुलना कनकौवे से की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कनकौवे से। रहस्यवाद की तुलना किससे की है? कनकौवे से। किसने की है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए यहीं पर हम इसको करते हैं वीडियो को समाप्त, क्योंकि जो अन्य तथ्य थे छायावाद के संबंध में वो लगभग पूरे हो गए। अब शुरू करेंगे कि छायावाद के प्रमुख कई और उनकी विशेषताएं, व उनकी रचनाएं, उनकी प्रवृत्तियां, उनकी आदि चीजें। तो पहले ही कवि कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद, फिर होंगे सूर्यकांत निराला, फिर होंगे आपके सुमित्रा नंदन पंत, इसके बाद होंगे महादेवी वर्मा। छायावाद हुआ समाप्त। मिलते हैं वीडियो के साथ अगले, तब तक